Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about work and talk. अब वर्क एंड टॉक की बात करेंगे तो बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल टॉक। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने क्लासों में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ते हैं भाई टॉक, तो 12th में भी आता है, बीटेक में भी आता है, पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में भी आता है। टॉक जो है बहुत कम लोगों को समझ में आता है। टॉक बहुत टफ पॉइंट है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट है और वर्क भी थोड़ा टफ हो जाता है समझना। उन्हीं चीज़ों को आज बहुत ही आसान वा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, जब वर्क और टॉक की बात आती है तो उनसे रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। भाई किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं समझ सकते, मैं सीधा आपको समझाना स्टार्ट कर दूं वर्क एंड टॉक तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। उनसे रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल टॉक। भाई टॉर्क तो मैकेनिकल में भी लगता है, सिविल में भी लगता है, जहां भी कुछ कार्य हो रहा है वहां टॉर्क भी लगेगा, वर्क भी लगेगा। लेकिन हमारी बात क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल टॉक की। लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो सभी के लिए सामान्य होगा, ठीक। तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क और टॉक की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? मास। उसके बाद फोर्स, वेट, वर्क, एनर्जी एंड टॉक, ये सब समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आज? मास। मास क्या समझते हैं? मास ये वो मास नहीं है जो कि खाने वाला मास होता है कि शेर ने किसी को खा लिया, वो मास नहीं है। ये मास है फिजिक्स वाला मास। फिजिक्स मतलब इसकी डेफिनेशन लिखें, द क्वांटिटी मतलब संख्या, द क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by a body is known as, नॉन मतलब जाना जाता है, known as मास। अब इस डेफिनेशन से आप क्या समझे? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा जिनको मास की नॉलेज है, यानी कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, दिमाग से ऊपर गया होगा। देखिए, कभी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी होती है संख्या। क्वांटिटी मतलब संख्या, ठीक है जी। चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। मैटर मतलब वो चीज जो बनी है, मतलब कोई भी बॉडी बनी है तो धातु से बनी है, तो क्या है? मैटर, ठीक है जी, मैटर। पजिस्ट मीन्स रखता है, पजिस्ट मीन्स रखता है, एकत्रित करके, इसका मतलब है एकत्रित, ठीक है जी। पजिस्ट का मतलब एकत्रित करके। बॉडी मतलब हो सकता है किसी का शरीर। तो इस डेफिनेशन से हमको ये समझ में आया कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर पजिस्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज मास। अब ये कोई डस्टर है, मान लीजिए डस्टर है, लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए इसको, ये क्या है? धातु से, मतलब कोई भी लकड़ी क्या है? लकड़ी से ही तो बना है, तो मैटर ही तो है लकड़ी। तो द क्वांट, इसका भी कुछ मास होगा, मेरा भी कुछ मास है, ये मार्कर है, इसका भी कुछ मास है। तो मास की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है यहाँ से? किलोग्राम। बहुत लोग तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम मास बोलें अपने वजन को या वेट बोलें, क्या बोलें यार। कभी भी जब आपको बताया जाता है कि मैं 50 किलो का हूँ या 100 किलो का हूँ, कोई भी बॉडी का हम मेजरमेंट करते हैं, रियलिटी में वो आपका वेट नहीं है, वो क्या है? आपका मास, यानी आपका द्रव्यमान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान। द्रव से बनी हुई चीजों का मतलब कोई भी वस्तु है द्रव से ही तो बनी है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे कोई भी वस्तु है, वो द्रव से बनी हुई है, मतलब मैटर से बनी हुई है, तो उसका क्या होगा? हमेशा मास। अब वेट भी समझाया जाएगा कि वेट क्या होता है। कभी भी आपका वेट नहीं होता है। कोई लोग बोलते हैं भाई मेरा वेट तो 80 केजी है, कि मेरा वेट 50 केजी है। रियलिटी में वो आपका वेट नहीं है, वो है आपका मास। और मास की यूनिट हमेशा क्या होती है? किलोग्राम। जबकि वेट की यूनिट क्या होती है? हमेशा न्यूटन। कभी भी वेट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं, लोगों को पता नहीं है, वो रियलिटी में उनका क्या है? मास। तो इसकी एक पॉइंट और लिख देते हैं, इट is independent of place and position। मान लीजिए मैं ही हूं, मेरा जो मास है पृथ्वी पे 80 केजी है। मान लीजिए पृथ्वी पे मेरा मास 80 केजी है। अगर मैं सौर मंडल के किसी भी ग्रह पे चला जाऊं, चाहे सन पे चला जाऊं, चाहे मून पे चला जाऊं, चाहे मैं
मार्स पे चला जाऊं तो मेरा जो मास है वो हमेशा 80 kg ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार अलग अलग ग्रह पे हमारा जो वजन है वो बदल जाता है। रियलिटी में वो मास नहीं बदलता है, मास तो आपका 80 kg ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन आपका जो वेट है वो बदल जाएगा। तो वेट को अब आगे समझाया जाएगा, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, इट नेवर बी जीरो, इट ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये तीनों चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर मास को आपको याद रखना है। पहली बात, जो भी बॉडी बनी है वो किससे बनी है, मैटर से। मैटर से बनी है तो उसके अंदर क्या है, मास है, उसका कुछ मास है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। दूसरा पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट होता है प्लेस एंड पोजीशन से। ये किसी भी पोजीशन पे या किसी भी ग्रह पे कहीं भी ग्रेविटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है, इट नेवर बी जीरो। भाई कांस्टेंट है तो जीरो हो ही नहीं सकता। इसका जो मतलब बोल दिया 80 kg है, मार्स पे चले गए 40 kg हो गए, ऐसा नहीं है। मार्स पे भी 80 kg ही रहेगा मास, और इसका क्या है, कांस्टेंट रहता है। ये मैंने सब कुछ समझा दिया है, ये कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए ये कोई क्या है, 1 kg का बैग है, चाहे मैं सौर मंडल के किसी भी ग्रह पे ले जाऊं, चाहे मून पे ले जाऊं, चाहे सब सोलर प्लेनेट पे ले जाऊं, चाहे सन पे ले जाऊं, चाहे कहीं भी ले जाऊं, अर्थ पे आ जाए चाहे मार्स पे आ जाए, तो इसका मास जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा समान ही रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ से किलोग्राम। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स। भाई वेट को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना क्या है, फोर्स। फोर्स रियलिटी में क्या होता है, फोर्स किस चीज को बोलते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। क्या समझे आप इस डेफिनेशन से, मास की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता के हटाऊं। कोई भी बॉडी है जो मैटर से बनी है उसका क्या कहलाता है, मास होता है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। दूसरा शब्द आया प्रोडक्ट, मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, तो गुणा या मल्टीप्लाई, मतलब कि फॉर्मूला डेफिनेशन से ही तैयार होता है। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी भी फॉर्मूला का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला तो खुद पे खुद बन जाएगा यार। फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा कुछ भी। फोर्स क्या है, फोर्स F, ये क्या है, मास, तो बराबर मास। एक्सेलरेशन का ये आ जाएगा F इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, फोर्स। क्या समझे आप, अभी भी इस चीज से कुछ नहीं समझ में आया। एक्सेलरेशन क्या है, कोई वस्तु अगर यहाँ से यहाँ जा रही है कुछ स्पीड के साथ, वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब आपको समझाते हैं मास और वेट में डिफरेंस। ये कोई बॉडी है, ये मैटर से बनी हुई है, तो इसके अंदर क्या है, मैटर से बनी हुई है, तो इसके अंदर क्या है, मास। मान लीजिए इस बॉडी का मास कितना है, 1 kg, 1 किलो क्या है, मास। इसका क्या हो गया, मास 1 किलो। अब ये बॉडी यहाँ रखी हुई है मेरे हाथ पे, अगर इस पे मैं इस हैंड से फोर्स लगाऊं, फोर्स क्या होता है, कभी भी किसी चीज में धक्का लगाना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। चाहे आपकी बाइक हो, चाहे आपका ट्रैक्टर हो, चाहे आपका ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो, अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है तो उस पर क्या लग रहा है, उसका फोर्स। मान लीजिए डस्टर है, इस पे मैं इस तरीके से धक्का लगाऊं तो इस पे क्या लग रहा है, बल। फोर्स मतलब बल लग रहा है ना, बल। पहलवान बल ही तो लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस बॉडी का मास है, इस पे क्या लग रहा है, बल। तो बल के कारण क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई, तो क्या हुआ, फोर्स। मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब मास तो था ही था, अगर इस पे फोर्स लगा तो एक जगह से दूसरी जगह हुई, तो क्या हुआ, इसमें एक्सीलरेट हुई ना ये बॉडी। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ रखा हुआ था, चल के यहाँ से मैंने यहाँ भेज दिया, यानी मूवमेंट हुआ ना, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ मूवमेंट हुआ, वही क्या कहलाया, फोर्स। मतलब बल लगाना ही किसी बॉडी पे फोर्स कहलाता है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। जब तक किसी मास पे यानी इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। जब
फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ये बॉडी मूवमेंट कैसे करेगी। जब भी एक्सीलरेशन की बात होगी तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर ये बॉडी है अभी तक ये स्थिर है यानी कि स्टेबल है, यहीं एक ही प्लेस पर फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया तो मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ, तो क्या कहलाया ये, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसकी SI यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगी, इसका नोट डाउन करिए। मास की SI यूनिट क्या बताई हमने आपको, किलोग्राम, केजी। एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं आप, न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन। भाई फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, न्यूटन ने ही तो दी है। न्यूटन के तीनों नियम भी हम समझा सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है इसलिए इतने छोटे मतलब नहीं समझाया जाएगा, बेसिक समझाया जाएगा, टफ भी नहीं समझाएंगे। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन। तो आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ से, मास एंड फोर्स। अब जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था वो है वेट। तो वेट क्या होता है अब आपको समझाते हैं वेट। भाई मास तो सीधे सीधे समझ में आता है, अगर किसी बॉडी में कुछ क्या है, मैटर है, मैटर से बनी हुई बॉडी है तो उसका कुछ मास होगा। लेकिन कभी भी स्टूडेंट्स को वेट समझ में नहीं आता है। वेट क्या होता है भाई, वेट डिपेंड करता है ऑलवेज फोर्स पे। जब भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वेट। द force exerted on a body towards to the center of earth is known as weight। क्या समझे आप इस चीज से। मान लीजिए हम खड़े हैं तो पृथ्वी ने हमें अपनी तरफ खींच के रखा है, वो जो खींच के रखा है वो क्या लग रहा है, एक बल। मान लीजिए इस टेस्टर को यहाँ रखा है, मैं अपनी तरफ खींचूं तो ये क्या कहलाएगा, एक बल कहलाएगा। भैया फोर्स लगाया तभी तो खींचा, बिना फोर्स के तो नहीं खींचेगा ना। अब यहाँ से इस मार्कर में से मैंने इसको निकाला, इस कैप को, तो ये क्या कहलाया, फोर्स ही तो कहलाया। अब ये मास था, इस पे मैंने इस हैंड से फोर्स लगाया तो इसने एक्सेलरेशन किया, फोर्स हो गया ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन वेट क्या है, वेट अभी भी समझ में नहीं आया। सर मास तो समझ में आ गया, अब ये मास है, क्या है, ये कोई मास है, यानी 1 kg का कोई ये बॉल है, ये पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी अपनी तरफ इसे खींचेगी, अपनी तरफ क्या रखती है, इसे खींच के रखती है। वो खींच के रखना ही क्या कहलाता है, वेट। इसलिए जब अलग अलग ग्रह पे जाते हैं तो हमारा वेट चेंज हो जाता है, तो उसकी ऐसा यूनिट हमेशा क्या होती है, न्यूटन। भाई फोर्स ही तो चेंज हो रही है, जितना तनाव है उस वस्तु पर पृथ्वी का वो क्या कहलाता है, फोर्स। रियलिटी में उसको फोर्स ना लिख के वेट लिख दिया जाता है। भाई पृथ्वी के द्वारा लगाया हुआ फोर्स ही वेट लिखा जाता है, ठीक है। कभी भी हम वेट की बात नहीं करते हैं, हमेशा मास की बात करते हैं, ठीक है। अब ये पृथ्वी इसको खींच के रख रही है तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। अब फोर्स ने इसको खींच के रखा है तो इसी को क्या लिख दिया जाता है, हमेशा वेट। अब पृथ्वी जो खींच के रखती है उसकी ग्रेविटी कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटी क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई स्टूडेंट इसको 10 लिखते हैं, कई स्टूडेंट इसको 9 भी लिखते हैं, हमेशा 9.81 होता है। तो यही होता है आपका क्या, वेट। अब वेट के फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। एक्सर्टेड मतलब लगाना, एक्सर्टेड मतलब फोर्स जो लग रही है, अप्लाइड हो रहा है। एक्सर्टेड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, अप्लाइड, और इसी को बोल देते हैं एक्ट्स। ये तीनों मीनिंग एक ही है, चाहे एक्सर्टेड बोलो, अप्लाइड बोलो, चाहे भाई फिजिक्स में कई शब्द जो हैं कई नामों से जाने जाते हैं, जबकि मतलब उनका एक ही होता है, इसलिए मैं सभी शब्दों को बताता हूं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, W = mg। वेट को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, W से दर्शाया जाता है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, W = mg। m क्या है, किसी भी बॉडी का मास, उस पे पृथ्वी का
कितना तनाव है, मार्स का कितना, मतलब अलग अलग ग्रह का कितना तनाव है, वही क्या है, ये क्या है, ग्रेविटी। ये क्या है आपकी ग्रेविटी बोलो, चाहे एक्चुअली ग्रेविटी ही बोल दो आप, ग्रेविटी। तो W=mg। तो मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम। ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, न्यूटन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन बताई थी और वेट की यूनिट भी न्यूटन बता दिए, क्या है ये भाई, फोर्स ही तो लग रहा है, रियलिटी में फोर्स होता है ना कि वो वेट होता है। वेट आप जो बोलते हैं कि आपका जितना वेट है, मान लीजिए डस्टर का 200 ग्राम बोलते हो आप, वेट बोलते हैं ना, रियलिटी में वजन, रियलिटी में वो वेट ना होके आपका इसका मास है 200 ग्राम, और मास की यूनिट हमेशा किलोग्राम होती है, कभी वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। और न्यूटन क्या कहलाता है, फोर्स। तो वेट रियलिटी में क्या हुआ, वेट जो है, वेट तोलने के लिए तो वेट बोला जाता है, और रियलिटी में वो क्या होता है, फोर्स होता है भैया। वेट ना होके वो फोर्स होता है, पृथ्वी का तनाव। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ कितना खींच के रख रही है, मान लीजिए ये क्या है, मार्कर है और मैं पृथ्वी हूं, तो मैं इसे अपनी तरफ कितना खींच के रखता हूं, वही क्या कहलाता है, वेट। और नॉर्मली किसी वस्तु का जो मैटर है वो क्या कहलाएगा, मास। मैंने आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाए, मैंने 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, मास, फोर्स एंड वेट। अगर इन तीनों को आप अच्छे से नॉलेज रखते हैं, मास की, फोर्स की और वेट की, तभी आप इलेक्ट्रिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल टॉक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जो मैंने समझाया था, मास, मास की यूनिट क्या होती है भैया, किलोग्राम, तो उसकी डेफिनेशन तो पहले लिखवा चुके हैं। फोर्स क्या होता है, अगर किसी मास पे कुछ एक्सीलरेट हो रहा है, फोर्स मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है कोई वैल्यू, तो क्या कहलाता है, फोर्स। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन। दूसरा है आपका वेट, वेट पे भी मास पे कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है, इसको mg से दर्शाया जाता है, जरूरी नहीं है g से दर्शाएं आप, W=ma भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है जी। इसको चाहे ऐसे लिखें, मास इंटू एक्सीलरेशन, चाहे मास इंटू ग्रेविटी, तो दोनों का मीनिंग ही क्या है, न्यूटन। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो अब आपको समझ में आया, फोर्स और वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो दोनों एक ही बात है भैया, न्यूटन है तो दोनों में समान चीज ही हो रही है ना। जब ऐसा यूनिट सेम तो कार्य सेम, ठीक है जी। और मास, अब तीनों पॉइंट आपने अच्छे से समझे, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्क और टॉर्क जो होते हैं भैया, वर्क और टॉर्क एक ही बात है, चाहे वर्क बोले चाहे टॉर्क बोले। अब आप बोलेंगे सर पागल हो गए हैं का, वर्क और टॉर्क कैसे एक हो गए, वर्क अलग है टॉर्क अलग है। अब इन्हीं चीज़ों को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा बहुत ही रिसर्चेबल तरीके से, कैसे वर्क और टॉर्क समान हैं। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, W=Fd। और भैया टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है T=फोर्स इंटू डिस्टेंस। दोनों का फॉर्मूला समान, भैया फॉर्मूला समान होता है जिन चीजों को, तो दोनों चीज समान ही तो होंगी। भाई इसमें भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई डस्टर है, ये कोई डस्टर है, इस पे अगर मैं यहाँ से यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो आगे की तरफ भाग रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा हूँ तो कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, डिस्टेंस मतलब d, डिस्टेंस तय कर रहा है। अगर किसी वस्तु पे अगर ये रखी हुई है तब तक इस पे फोर्स नहीं लगा, क्या उसको वर्क बोलेंगे? भाई जब तक कुछ करोगे ही नहीं तो वर्क थोड़ी नहीं कहलाएगा। अगर मैं आपको पढ़ूंगा ही नहीं, बैठा रहूंगा तो वर्क नहीं होगा। जब तक इस वस्तु पे कोई बाहरी फोर्स ना लगे तो वर्क नहीं कहलाएगा। जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगी, वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्क। मतलब किसी वस्तु पर फोर्स का लगना ही वर्क कहलाता है। अपनी जगह से अगर दूसरी जगह पे जा रही है कोई भी वस्तु तो क्या कहलाएगा आपका, वर्क। वैसे ही भी यह टॉर्क है, अगर कोई भी वस्तु अगर इस तरीके से जा रही है, इस पर फोर्स इस तरीके से लग रहा है, चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे, चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे, मतलब इर्रेगुलर वे में लग रहा है, मतलब धकेला ही जा रहा है किसी वस्तु को, तो वर्क कहलाता है। अगर कोई भी वस्तु गोल गोल घुमाई जा रही है, भाई वस्तु ही तो है, जैसे आपका पंखा है, आपका फैन ले लीजिए,
उसको छत में से निकाल के और उसको आप रोड पे घुमा ले जाने लगो इस तरीके से, तो कहलाएगा वर्क। अगर उसी को छत में टांग के अगर आप घुमाने लग जाओ तो घूमना ही क्या कहलाता है, टॉर्क। भाई दोनों में फोर्स लगा, वर्क हुआ, दोनों में फोर्स भी लग रहा है, वर्क डिस्टेंस भी तय कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर मोशन में यानी सर्कुलर मोशन में वर्क होना क्या कहलाएगा, टॉर्क। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल वे में लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, वर्क। अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है जी। तो वर्क का क्या है, when a force is applied in a horizontal or irregular, irregular motion, horizontal or in irregular motion is known as क्या कहलाएगा भैया, वो वर्क। क्या कहलाएगा, वर्क। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का W इक्वल्स टू, भैया वेट और वर्क का W ही होता है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, mg या ma, और इसका क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, W इक्वल्स टू FD, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, फोर्स का क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। यहाँ से भाई ऐसा यूनिट भी फॉर्मूले से ही बनती है, और फॉर्मूला बनता है डेफिनेशन से। कभी भी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए तो फॉर्मूला आप खुद तैयार कर देंगे। अब आपको समझाते हैं कैसे। मान लीजिए डस्टर यहाँ रखा है, अगर इस पर फोर्स लगाऊं, भैया ये क्या है, डस्टर, इस पर यहाँ से फोर्स लगाया तो क्या आ गया, यहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ। मतलब ये डस्टर यहाँ से यहाँ आया तो क्या हुआ, इस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट, उसी को D लिख दिया मैंने, फोर्स लगाया तो F लिख दिया। अब इन दोनों की गुणा कर दी। किसी चीज पे फोर्स लगा के अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वर्क। तो ये तो हो गया वर्क। इसकी ऐसा यूनिट भी आपको समझ में आ गई, न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉर्क। दूसरा मैं आपको बता दूं, जब भी वर्क होगा तो कभी रेगुलर मतलब इस तरीके से घूमता हुआ नहीं होगा। वर्क चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इर्रेगुलर होगा, चाहे पैरेलल टू अर्थ होगा। दूसरा पॉइंट आपको बताया था इन हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल से आप क्या समझते हैं, कभी भी आप इस तरीके से खड़े हैं, मतलब मैं खड़ा हूं तो क्या है, एक वर्टिकल पोजीशन है। ये खड़ी हुई चीज क्या है, वर्टिकल है। पेड़ खड़े हैं, कुछ भी खड़ा है तो वर्टिकल, यानी पृथ्वी पे खड़ा होना ही वर्टिकल कहलाता है, वर्टिकल पोजीशन। अगर पृथ्वी पे आप लेट गए, यानी पृथ्वी क्या खाट पे लेट जाओ तो क्या कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। दो प्रकार की पोजीशन होती हैं। अगर कोई वैल्यू ऐसे है तो उसको कह लेंगे हॉरिजॉन्टल, अगर कोई वैल्यू खड़ी है या लेटी है तो उसको क्या कह लेंगे, वर्टिकल। V और H, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ऐसा जरूरी नहीं है मुंह पर कोई हो, मुंह नीचे को भी हो सकता है। सिर्फ खड़ा हो, चाहे ऐसे खड़ा कर लो, चाहे सिर ऊपर हो, चाहे सिर ऐसे कर लो, पैर ऊपर कर दो, कहलाएगा तो वर्टिकल ही। लेट रहा है, चाहे सिर कोई सी भी तरफ हो, इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, तो क्या कहलाएगा, समझ गए ना आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब। तो नेक्स्ट है हमारा टॉर्क। टॉर्क क्या है भैया, when a force is applied on a body in circular motion। जब फोर्स सर्कुलर मोशन में लगे तो क्या कहलाती है, is called टॉर्क। तो मैंने आपको बोला ये डस्टर यहाँ से यहाँ गया था, मान लीजिए डस्टर था और इस पे मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए मैं हूँ ये, फोर्स लगा रहा हूँ दोनों हाथों से, इसको धकेल रहा हूँ, तो धकेल के यहाँ से यहाँ ले गया तो क्या कहलाया, वर्क। मतलब भाई धकेल रहा हूँ तो वर्क कहलाया ना। अब इस डस्टर को यहाँ रखा था, इसको मैं गोल गोल घुमाने लगूँ, इस तरीके से घुमाने लगूँ पंखे की तरह, तो क्या कहलाएगा, गोल गोल घूमना ही क्या कहलाता है, टॉर्क। अगर किसी वैल्यू को इस तरीके से घुमा रहे हो, चाहे ऐसे घुमाओ भैया, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, ये जरूरी नहीं है एक ही पोजीशन में। कोई सी भी तरफ जनरेटर घूमता है टॉर्क लगता है, मोटर घूमती है टॉर्क लगता है, पंखा घूमता है टॉर्क लगता है, साइकिल का पहिया घूमता है टॉर्क लगता है। जो भी वैल्यू घूम रही है वर्क तो हो रहा है, लेकिन उस वर्क का वर्क नाम ना लिख के टॉर्क लिख दिया जाता है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वर्क बोलो या टॉर्क बोलो। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाएगा टी, तो भैया टी, अब यहाँ वर्क था तो डब्लू आया। कभी भी ये मत कंफ्यूज होना भैया, वेट में भी डब्लू है और वर्क में भी डब्लू है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए डब्लू में बता दे रहा हूँ। अब यहाँ टॉर्क की बात है तो टी आएगा, लेकिन चीज़ एक ही है, लेकिन जैसे उसका नाम है टॉर्क तो इसलिए उसका टी आ गया। कभी कभी ऐसा होता है फॉर्मूले देखने में दूसरे लगेंगे, लेकिन वो चीज़ समान ही होती है, दो फॉर्मूले अलग अलग दिखेंगे लेकिन समान है। कभी भी उसके नाम पे और उसके वैल्यूज़ पे मत जाओ, उसका मीनिंग समझो कि मीनिंग क्या है। तो टॉर्क, दूसरा फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसमें भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है और इसमें भी डिस्टेंस है, लेकिन इस वाला डिस्टेंस जो है 2πr है, मतलब वृत्त का है, सर्कुलर है। तो डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस 2πr, रिवॉल्यूशन का एरिया है, मतलब रोटेशन का एरिया है, तो उसको लिखते हैं हम फिजिक्स में या मैथ में 2πr। तो इसलिए हम यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं ना, फोर्स इंटू 2πr, तो फोर्स इंटू 2πr ही क्या कहलाता है, टॉर्क। और इसकी ऐसा यूनिट, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ तब आपको समझाता हूँ। इसको आप नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, वर्क टॉर्क क्या होते हैं। तो वर्क का होता है W, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाती है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, भाई डिस्टेंस को हमेशा मीटर में मापा गया, तो टॉर्क का क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। लेकिन जब टॉर्क की बात होती है तो कभी कभी D ना लिख के इसको फोर्स इंटू 2πr लिख देता है, तो फोर्स इंटू πr ही क्या कहलाता है, फोर्स इंटू 2πr ही क्या कहलाता है, टॉर्क, और इसकी भी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होती है। तो आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि वर्क और टॉर्क दोनों समान चीज हैं, वर्क और टॉर्क दोनों समान चीज हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, दोनों में वर्क ही होना है, लेकिन उनका नाम बदल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से नाम लिखे जाते हैं। भाई फिजिक्स में ऐसा है कि एक ही की चीज के 5-5 नाम हैं, एक ही की चीज के 5-5 नाम दिए हुए हैं फिजिक्स में, जबकि बात उनका एक ही कह रहा है, मतलब मीनिंग एक ही है। अब मैं आपको नाम कैसे दिखाता हूँ। अप्लाइड, अप्लाइड मतलब होता है भैया लगाना, फोर्स लगना, फोर्स की बात हो रही है, जब भी अप्लाइड लिखते हैं ना तो अप्लाइड का मीनिंग क्या होता है, लगाना, लगाना, फोर्स लगाना। तो इसी को लिखता है एक्ट, और इसी को क्या लिख देता है, एक्सर्टेड, एक्सर्टेड। ये मतलब तीनों एक ही बात है, लगाना ही है तीनों का मतलब, लेकिन कभी किसी डेफिनेशन में एक्सर्टेड लिख देगा, किसी में एक्ट लिख देगा, किसी में अप्लाइड लिख देगा, और स्टूडेंट का दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, यार एक्सर्टेड अप्लाइड क्या है भयंकर, हर एक डेफिनेशन में चेंज हो रहा है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स बहुत इजी है, ये प्रैक्टिकली वे पर डिपेंड है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझते हैं तो फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला तो आप खुद तैयार कर देंगे। मेन पॉइंट है आप इसकी डेफिनेशन को समझिए, और डेफिनेशन कब समझ में आएगी, जब इसके छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे। हमने कैसे समझा इस चैप्टर को, सबसे पहले इसका सबसे छोटा पॉइंट समझा, मास क्या होता है, बच्चों की तरह पढ़े ना हम भी, छोटे बच्चों की तरह। फिर पढ़ा हमने भैया फोर्स क्या होता है, फिर वेट पढ़ा, फिर वर्क पढ़ा, तब हमको जाके समझ आया कि टॉर्क क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा इस चैप्टर में वर्क और टॉर्क ही था ना, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं पढ़े हम भी, हमने छोटे छोटे पॉइंट समझा, मास, फोर्स, वेट, वर्क, तब जाके हमको टॉर्क समझ में आया। अगर आप टॉर्क की अच्छी नॉलेज रखते हैं, वर्क और टॉर्क की, तो डीसी मशीन में बहुत ज़्यादा यूज होता है वर्क टॉर्क। मतलब डीसी मशीन और ये जितने भी टफ सब्जेक्ट हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ईटेक वगैरह के जितने भी टफ सब्जेक्ट हैं, ये कुछ भी नहीं हैं अगर आप फिजिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की नॉलेज रखते हैं। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट तो आप चुटकियों में हवा में समझ लेंगे यार, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ जो होता है छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से आप कलेक्शन रखिए अपने माइंड में, मतलब फोर्स का, वर्क का, ये सब ऐसा यूनिट को समझिए क्या होता है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। भाई किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं समझा जा सकता, उसका फाउंडेशन यानी उसकी नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। अब नेक्स्ट आया आपका एनर्जी। एनर्जी से आप क्या समझते हैं, एनर्जी आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको समझ में आएगा कि एनर्जी क्या होता है। पावर और एनर्जी का नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।